हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी लल्लन टॉप सीरीज जो चल रही है उसमें आज है हमारा लेक्चर 2, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। वैरेक्टर डायोड एक्ट एज वेरिएबल कैपेसिटर अंडर फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, या डी दिया है आपका जीरो बायस। तो देखिए जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है, तो ये क्या होता है हमारा वैरेक्टर डायोड। मैं यहाँ पर इसको बारे में बता देता हूँ आपको। वैरेक्टर डायोड, ठीक है, जो आपका वैरेक्टर डायोड है, इसका पहले मैं आपको सिंबल दिखाता हूँ तो हम इसमें समझ जाएंगे कि ये इसको हम कैपेसिटर क्यों बोलते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसका सिंबल कैसा होता है, एक डायोड होता है ये, और इसके सामने जंक्शन के जगह यहाँ पर हम एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं ऐसे, और कैपेसिटर होता है वेरिएबल ये। तो ये इसका सिंबल होता है वैरेक्टर डायोड का। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड इज नोन एज वैरेक्टर डायोड। ऑलराइट, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जो आपकी परमिटिविटी है, इनटू एरिया, ठीक है, अपॉन विड्थ बिटवीन द प्लेट। ठीक है, जो आपकी W है ये आपका विड्थ बिटवीन द प्लेट है, या इसको डिप्लीशन विड्थ भी बोलते हैं आपको पी एन डायोड के केस में। W जो है आपकी डिप्लीशन विड्थ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हमारा क्या होता है, जब हमारी रिवर्स बायस वोल्टेज मतलब VRB, रिवर्स बायस वोल्टेज जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण हमारी क्या होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमारे यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ ऑफ डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। ठीक है, डिप्लीशन विड्थ की चौड़ाई यहाँ पर बढ़ जाती है। और देखिए जैसे यहाँ पर हमारी ये विड्थ की चौड़ाई बढ़ेगी, मतलब इसकी विड्थ बढ़ेगी, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, VBR मतलब रिवर्स बायस के टाइम पे, एट रिवर्स बायस वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द कैपेसिटर एंड हेंस वी कैन वेरी द कैपेसिटेंस। मतलब हम रिवर्स बायस के टाइम पर हम आपके विड्थ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी विड्थ आपके कैपेसिटेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विड्थ से चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज और डोपिंग कंसंट्रेशन, जिसके कारण हम कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस। ये कब पॉसिबल है, जब हमारा रिवर्स बायस पे हो। तो आंसर नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप पिन डायोड PIN डायोड is a microwave mixer diode suitable for amplifier, a rectifier suitable for microwave switch और none of these। तो देखिए PIN डायोड या पिन डायोड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज हम डायोड को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद BJT देखेंगे। ठीक है, तो जो पिन डायोड है इसमें पहली लेयर जो होती है हमारी P टाइप लेयर होती है, P टाइप की हमारी लेयर होती है। ठीक है, P टाइप का मटेरियल होता है यहाँ पर, जो लास्ट होता है वो N टाइप का मटेरियल होता है, P टाइप N टाइप। और इसके बीच में जो I है, I का मतलब क्या हुआ, I का मतलब इंट्रिंसिक लेयर, इंट्रिंसिक लेयर, इंट्रिंसिक लेयर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लेयर, मतलब जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं बीच में, प्योर सेमीकंडक्टर की लेयर, और दोनों साइड हमारे P साइड, इस साइड हमारे P की होती है, इस साइड N की, मतलब ये दो हमारे होते हैं आपके, जो हम आपके N टाइप और P टाइप, मतलब इसमें डोपिंग मिला के जो हम बनाते हैं, ये हमारा होता है इंट्रिंसिक, और ये दो हमारे होते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो हम PIN डायोड बनाते हैं, पिन डायोड, तो इसमें जो हमारी P की विड्थ है और N की विड्थ है, तो ये बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक की विड्थ। जो हमारी इंट्रिंसिक की विड्थ है ये W ऑफ I, ये हमारी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू P साइड एंड N साइड। ठीक है, तो हमारा जो पिन डायोड होता है ये हमारा कहाँ पर सूटेबल होता है, ये हमारा होता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हमारा सूटेबल होता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हमारा सूटेबल होता है। और ये किस काम आता है, ये हमारा डायोड स्विचिंग प्रोवाइड करता है, मतलब एज अ स्विच हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूटेबल फॉर माइक्रोवेव स्विचिंग। माइक्रोवेव स्विचिंग के लिए ये हमारा सूटेबल होता है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसके लिए सूटेबल होता है। इसके अलावा मैं इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। ये जो हमारे इसमें डिप्लीशन होता है आपका
पी और एन साइड में ये बहुत लार्ज होता है, डिप्लीशन जो लेयर होती है इसके बीच का जोन, ये पी और एन साइड में देखिए, पी और एन साइड में लार्ज होता है क्योंकि बीच में हमारा इंट्रिंसिक यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल भरा होता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्री चार्ज नहीं होता है, पी एन के बीच में यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर रिवर्स बायस करते हैं, एट रिवर्स बायस जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस करने के कारण डिप्लीशन रीजन जो आपके डायोड में है यहाँ पर कोई भी चार्ज करियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में यहाँ पर विड्थ की जो आपका पी एन जंक्शन की डिप्लीशन विड्थ है ये और बढ़ जाती है, तो इसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। तो रिवर्स बायस में ऑफ काम करता है। और जैसे हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, मतलब जब हम इसके अक्रॉस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है, किसके थ्रू, करंट पी टू एन फ्लो होता है बाया आई, जो इंटेंसिक सेमीकंडक्टर है इसके बीच से हमारा फ्लो होते हुए यहाँ पर करंट फ्लो होता है पी आई एन, इसलिए हम इसको पी आई एन डायोड बोलते हैं। और इसका एप्लीकेशन वहाँ होता है जहाँ पर हमें फास्ट स्विचिंग चाहिए रहती है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो वो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की, मतलब जो आपकी 100 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, 100 मेगाहर्ट्ज़ या इसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी हमारी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इन जीनर डायोड द ब्रेकडाउन इज ड्यू टू जीनर हैज़ डोपिंग, मतलब जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है तो उसमें जो हम जीनर डायोड में डोपिंग करते हैं वो कैसी करते हैं, मॉडरेट करते हैं, हाई करते हैं, लो करते हैं या बहुत कम करते हैं, लोवेस्ट का करते हैं। तो देखिए जीनर डायोड के बारे में ये आपका बहुत एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। जीनर डायोड ZD ली थी मैंने। जीनर डायोड जो होता है हम इसको दो नाम से और जानते हैं, ये आपका एग्जाम में आया है, इसको हम बोलते हैं एवलांचे डायोड। एवलांचे डायोड क्योंकि एवलांचे जो ब्रेकडाउन होता है उसी आपके प्रोसेस पे काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एवलांचे डायोड। और हम इसको ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं क्योंकि ब्रेकडाउन पर भी हमारा काम करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन जोन पर हमारा काम करता है, इसके लिए हम इसको ब्रेकडाउन डायोड भी हम बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने इसके नाम आपको बताया, इसके और नाम क्या हो सकते हैं। बाकी जीनर डायोड क्या होता है, ये आपका जीनर डायोड है आपका जो आपका फॉरवर्ड बायस के क्या टाइम में, जब हमारा फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में तो एज अ नॉर्मल डायोड के जैसे काम करेगा, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसे हमारा काम करता है, नॉर्मल पीएन डायोड, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, जब हम इसको रिवर्स बायस देते हैं एट रिवर्स बायस, तो ये रिवर्स बायस में हमारा एज अ कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे काम करता है, कांस्टेंट VBR के जैसे हमारा काम करता है। तो हम जीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम यहाँ पर जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड को हम बनाने के लिए हम हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं हम, हैवली डोप्ड मतलब जिसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा हो, हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को हम हैवली डोप्ड कर देते हैं। हैवली डोप्ड इसलिए करते हैं ताकि ये आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मैक्सिमम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे इजीली गो थ्रू कर सके इसके थ्रू, ठीक है। तो आंसर तो इसका हो जाएगा हाई, ठीक है, हम इसमें हाई डोपिंग करते हैं। बाकी इसकी आपको एक बार करेक्टरिस्टिक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसकी मैं IV करेक्टरिस्टिक दिखा रहा हूँ, तो इस कलर से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड, जस्ट अ मिनट, ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट। देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज के टाइम में ये हमारा एज अ डायोड की जैसे काम करेगा, मतलब एज अ पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या करता है, पीएन जंक्शन डायोड की करेक्टरिस्टिक होती है ऐसी, यहाँ पर होता है V गामा, मतलब यह कट इन वोल्टेज V गामा, इसके ऊपर ही कनेक्ट करता है इस जोन पर। लेकिन आपका रिवर्स जो जोन होता है, रिवर्स में आपका यही जो आपका डिवाइस है आपका जीनर डायोड, ये रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करता है, मतलब ऐसे। ये देखिए एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद एक कांस्टेंट यहाँ पर वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पर करंट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं -VZ, यह आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके बाद जो हमारा ये वाला जोन है, यहाँ पर हमारा जीनर डायोड ऑपरेट करता है। तो ये जो हमारी करंट है, ये IZ मिनिमम, ये मिनिमम जीनर करंट चाहिए, और ये हमारी IZ मैक्सिमम जीनर करंट। तो इन दोनों रेंज के बीच में हमारे जीनर डायोड की करंट होती है, ठीक है। बाकी इसका सिंबल भी आप एक बार याद कर लीजिए, एक बार एग्जाम में आया है, पता नहीं UPCL में आया था, तो नहीं किस में आया था। तो इसका सिंबल होता है ऐसा, Z बनाते हैं हम इस टाइप से, उल्टा Z। बाकी ये हमारा जीनर डायोड है, ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड हैविंग डोपिंग डेंसिटी ऑफ 1000 टाइम हायर देन कंपेयर टू द ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड, मतलब कौन सा ऐसा डायोड है जिसमें हम डोपिंग नॉर्मल की तुलना में आपके 1000 टाइम, 1-2 नहीं 1000 गुना ज़्यादा करते हैं। तो वो हमारा डायोड है टनल डायोड, ठीक है।
टनल डायोड में हम हैवली डोप्ड यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हमारे जिसमें हैवली डोप्ड करके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं आपको इसके फ़ायदे ही बताऊँगा क्या होता है। तो देखिए जो हमारा टनल डायोड है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टनल डायोड में हम क्या करते हैं, हैवी डोपिंग करते हैं। हैवली डोप्ड मतलब बहुत ज़्यादा डोपिंग आपके एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो आपका पीएन डायोड है उसकी तुलना में आप 1000 टू आपके 1500 टाइम्स हम ज़्यादा करते हैं। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहला फ़ायदा इस कलर से दिखाते हैं। इसका जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो क्या करता है, आपकी बेस की जो विड्थ है, आपके डिप्लेक्शन विड्थ की जो आपकी लेंथ है उसको कम कर देता है। मतलब विड्थ ऑफ डिप्लेक्शन रीजन, डब्ल्यू भी लिख दिया, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है इससे। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है, अगर देखिए हमारे यहाँ पर ये बहुत कम हो गया अब आपकी विड्थ, तो ये क्या करेगा, हमारा रिवर्स जो आपके वोल्टेज है वो भी कम लेगा। तो हमारी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इसमें लो होती है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ कम होती है और साथ साथ हैवली डोप्ड करने से इसकी जो आई वी करेक्टरिस्टिक या वी आई करेक्टरिस्टिक बनती है, तो उसमें एक जोन आता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रतिरोध का जोन, मतलब नेगेटिव आर। ठीक है, नेगेटिव आर आता है। हम टनल डायोड को उसी जोन पे करते हैं जहाँ पर हमारे प्रतिरोध की वैल्यू नेगेटिव हो, उस जोन पर हम टनल डायोड को ऑपरेट कर कराते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है और इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ कि ये आपका इसमें जो फैब्रिकेशन यूज़ होता है, फैब्रिकेशन हम जिसका यूज़ पर करते हैं वो होता है आपका जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, हम इसका फैब्रिकेशन यूज़ करते हैं। ये भी शायद एक बार एग्जाम में आया है। तो बाकी इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग में काम आता है। अल्ट्रा हाई स्विचिंग में हमारा काम आता है, मतलब बहुत तेज़ इसकी स्विचिंग होती है, बिल्कुल तुरंत ही आपको स्विचिंग करने का काम आता है। और एक कहाँ यूज़ होता है, ये होता है आपका माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर। माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में हमारा काम आता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आपको आई वी करेक्टरिस्टिक भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्सेस में हमारी होती है वोल्टेज और वाई एक्सेस में होती है हमारी करंट। ठीक है, जो इसकी आई वी करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। पहले इंक्रीज करती है ऐसे, देन ये डिक्रीज होती है, ये देन इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हम इसको तीन आपको भाग में तोड़ते हैं। ये जस्ट ए मिनट, ये ठीक है। तो ये वाला जो हमारा जोन है इसमें देखिए लीनियर जोन आता है, ये वाला लीनियर जोन। यहाँ पर है नेगेटिव आर जिसमें हम यूज़ करते हैं, प्रतिरोध जहाँ पर नेगेटिव होता है, यही जोन पर हमारा टनल डायोड ऑपरेट होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है सैचुरेशन जोन। तो टनल डायोड जो हमारा यूज़ होता है वो आपका ये V1 और V2 के बीच में आपका ऑपरेट होता है। ठीक है, बाकी इसका जो सिंबल होता है वो आपके जीना डायोड के जैसे ही होता है, बस यहाँ पर दोनों इसके मुंह अंदर की ओर होते हैं। ये देखिए, ये हमारा इसका सिंबल होता है टनल डायोड का। एज अ टनल प्रोवाइड करता है आपको दोनों जंक्शनों के बीच में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड हैविंग नो डिप्लीशन लेयर एंड ऑल्सो नॉन एज हॉट कैरियर डायोड। ठीक है, हॉट कैरियर डायोड को जिसको बोलते हैं, और इसमें आपके डिप्लीशन लेयर नहीं होती है। पीएन जंक्शन डायोड इसमें होती है, तो गलत हो जाएगा। आपका शॉकली डायोड इसमें भी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेप रिकवरी डायोड इसमें भी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट की डायोड। ठीक है, शॉर्ट की डायोड में हमारी यहाँ पर डिप्लीशन रीजन नहीं होती है। देखिए शॉर्ट की डायोड के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा शॉर्ट की डायोड है। देखिए शॉर्ट की डायोड जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉट कैरियर डायोड। ठीक है, जो हमारे चार्ज कैरियर है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इसलिए हम इसको हॉट कैरियर डायोड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है। इसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। ठीक है, एक हम इसमें मेटल का यूज़ करते हैं और एक हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं एक जंक्शन बनाने के लिए। देखिए ऐसा रफ बनाता हूँ ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जो हम जैसे पीएन में आपका पी और एन यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो ये पार्ट होता है ये हमारा होता है मेटल। ठीक है, कोई भी हम मेटल का यूज़ कर सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, हम मेटल का यूज़ करते हैं। और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है ये आपके होता है एन टाइप से सेमीकंडक्टर। जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है हम इसमें सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन हमारा प्योर होता है, इसमें एन टाइप बनाने के लिए हम पेंटावेलेंट
इम्प्योरिटी मिलाते हैं ताकि हमारा ये एन टाइप बन जाए, ठीक है। और जो हमारा मेटल होता है, मेटल हम वो लेते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। मेटल जिसकी कंडक्टिविटी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे हो, सबसे अच्छी किसकी होती है हमारी, गोल्ड की Au, सिल्वर की Ag, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेन होते हैं। जैसे आपने फ़ोन वगैरह में देखे होंगे तो उसमें आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की यहाँ पर मेटल बने रहते हैं, एक जो डिस्क होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें एक मेटल और एक आपका सेमीकंडक्टर आपका बार का यूज़ करते हैं। इन दोनों को हम मिला के यहाँ पर हम अपना डायोड बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डायोड। तो देखिए इसमें कोई भी आपका डिप्लीशन विड्थ नहीं होती है, डिप्लीशन का कोई भी जोन नहीं होता है, डिप्लीशन लेयर इसमें नहीं होती है। क्योंकि देखिए आपका फॉरवर्ड बायस जब होगा, जब हमारा यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होता है, तो फॉरवर्ड बायस के टाइम में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो आपके ईस्ट साइड में होते हैं ये क्या आप करते हैं, यहाँ से आपके एनर्जी गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं इधर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब आपके एन साइड से मूव करके मेटल साइड में जाते हैं तो जंक्शन को क्रॉस करते हैं और ये बहुत अपने हाई प्रेशर से आपको क्रॉस करते हैं। तो इनमें बहुत हाई एनर्जी होती है जिसके कारण यहाँ पर ये बहुत हीट को प्रोवाइड करते हैं आपके मेटल के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं आपका हीट कैरियर डायोड, ठीक है। इसलिए इसका नाम हीट कैरियर डायोड भी होता है। और ये आपका इसमें आपका सिर्फ एक चार्ज कैरियर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ही एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस, मतलब जिसमें एक ही आपके टाइप के चार्ज कैरियर हो। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन जो आपके एन साइड में होते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। बाकी जो शॉर्ट की डिवाइस है इसमें देखिए होल्स नहीं होते हैं, या होल्स बहुत कम आपके क्वांटिटी में होते हैं। होल्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसके कारण पी और एन का इसमें आपका कॉम्बिनेशन नहीं होता, जिसके कारण इसमें आपके यहाँ पर डिप्लीशन जोन में आपके कोई भी यहाँ पर विड्थ नहीं रहती। क्योंकि आपके पी और एन जब आते हैं तभी यहाँ पर हमारे डिप्लीशन जोन बनता है। पी साइड से होल और एन साइड से जब हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं तब हमारे डिप्लीशन जोन बनता है। लेकिन यहाँ पर होल्स नहीं होने के कारण यहाँ पर डिप्लीशन जोन नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकी डायोड, ठीक है। जैसे हमने जीनर का बनाया था इधर की ओर को, इसका होता है उल्टा जीनर के जैसे, ऐसे बनाते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो आपका सिंबल है ये है आपका शॉर्टकी डायोड का सिंबल। इसको हम हॉट कैरियर डायोड बोलते हैं, जिसमें आपका कोई भी डिप्लीशन रीजन नहीं होता है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर नहीं होती है। अगला देखते हैं। अगला दिया है मैच करना है किसका कौन सा सिंबल है। तो देखिए शॉर्टकी डायोड का सिंबल कौन सा होता है, इसका शॉर्टकी डायोड का मैंने अभी बताया। शॉर्टकी डायोड का सिंबल होगा ये, शॉर्टकी डायोड का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। बाकी इस कैपेसिटर लगा होता है, ये कौन सा होता है जिसमें कैपेसिटर लगा होगा, ये होगा आपका वैरेक्टर डायोड, मतलब वेरिएबल कैपेसिटर डायोड को हम बोलेंगे वैरेक्टर डायोड। बाकी आपका है जंक्शन डायोड, मतलब जंक्शन डायोड मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन। तो ये वाला जो है आपका ये पीएन जंक्शन डायोड है पहला वाला। बाकी टनल डायोड, ये देखिए टनल डायोड को कैसे बनाया था मैंने, टनल डायोड को ऐसे बनाया था, ये हमारा टनल डायोड का है। वैरेक्टर डायोड का ये ऐसे वेरिएबल कैपेसिटर। बाकी जंक्शन डायोड को पीएन डायोड बोलते हैं, उसका ऐसा होगा। बाकी शॉर्टकी डायोड का ये है उल्टा जीनर टाइप का। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का सी यहाँ भी है तीसरे का ए, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, डैश इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विथ अ पीएन जंक्शन दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह कौन सा पीएन जंक्शन है जिसमें आपके लाइट को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट इमिटिंग डायोड, आपका सेकंड है जीनर डायोड, थर्ड दिया है आपका फोटो डायोड, और आपका डी दिया है आपका टनल डायोड। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मतलब हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पहली हमारी लाइट एनर्जी है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किस फॉर्म में, एज अ इलेक्ट्रिकल करंट में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट में हमारा जो कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा होता है जो हमारा फोटो डायोड प्रिंसिपल पर काम करता है। फोटो डायोड प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो डायोड। आंसर होगा हमारा फोटो डायोड, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा फोटो डायोड है इसका सिंबल भी देख लीजिए आप, सिंबल से आप इजीली समझ जाएंगे। इसका सिंबल होता है, सिंबल में देखिए यहाँ पर लाइट रेज जब आती है, ये हमारी लाइट रेज है, जब लाइट आती है तो ये आपको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका सिंबल होता है फोटो डायोड का, ठीक है। फोटो डायोड इज अ डिवाइस और अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है डिज़ाइन टू वर्क, ये हमारा काम करता है आपका रिवर्स बायस पर। जब ये रिवर्स बायस होगा उस टाइम पर हमारा ये आपका प्रॉपर काम करता है रिवर्स बायस के केस में, ठीक है। बाकी हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं आपको पता है, सोलर सेल वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज एक्चुअली अ PNPN डिवाइस, ठीक है। PNPN मतलब ये देखिए 4 लेयर होगी, 4 लेयर डिवाइस, यहाँ पर 4 लेयर होती है। 4 लेयर डिवाइस जो होता है वो हमारे पास एक ही होता है, वो होता है आपका शॉकली डायोड। शॉकली डायोड में देखिए हमारे पास 4 लेयर होती है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहली P, दूसरी N, फिर P, फिर N। तो यहाँ पर 4 डायोड 4 लेयर होती है और यहाँ पर 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3, 3 जंक्शन और 4 इसमें लेयर होती है। इसका काम क्या होता है, बाकी ये नॉर्मल डायोड की जैसे काम करता है, लेकिन हम इसमें कोई भी ट्रिगर आपका पल्स नहीं देते हैं। विदाउट एनी ट्रिगर पल्स ये हमारा ऑपरेट हो जाता है शॉकली डायोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इफ द जीनर रेजिस्टेंस ऑफ अ जीनर डायोड विच एग्जिबिट 50 मिली एम्पियर विथ चेंज इन VZ ऑफ 2.5 मिली एम्पियर देन द करंट IZ। तो हमें IZ की वैल्यू बतानी है कितनी होगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा 50 मिली एम्पियर ये हमारे यहाँ पर से एग्जिबिट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 50 मिली वोल्ट हमारी वोल्टेज है हमारी 50 मिली वोल्ट, बाकी करंट है हमारी 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारी 50 मिली वोल्ट और करंट है आपका 2.5 मिली एम्पियर। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू बतानी है, हमें RZ की वैल्यू बतानी है, आपका प्रतिरोध जो हमारे जीनर डायोड के अक्रॉस होगा। तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए आप V इज इक्वल टू IR होता है बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ से देखिए हमें करंट यहाँ से R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा, RZ हो जाएगा जीनर के केस में V अपॉन I, मतलब जीनर के अक्रॉस वोल्टेज VZ अपॉन जीनर के अक्रॉस करंट IZ, VZ अपॉन IZ। तो देखिए यहाँ से जो VZ की वैल्यू है वो है 50 मिली वोल्ट, 50 मिली वोल्ट और ये है आपका 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली से मिली कट जाएगा तो 50 अपॉन 2.5, तो ये कितना आ जाएगा, 50 को अगर 2.5 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 ओम। तो यहाँ पर RZ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 ओम। आंसर नंबर C इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ जीनर डायोड हैविंग अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट। जीनर डायोड की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है, इज यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। द सर्किट थ्रू द जीनर डायोड इज द करंट थ्रू द जीनर डायोड। हमें जीनर डायोड के थ्रू करंट बतानी है। देखिए ये हमारा जीनर डायोड लगा है, यहाँ पर हमें करंट बतानी है IZ। यहाँ से माना कोई करंट आ रही सोर्स की IS, ये जो सोर्स है इसकी करंट IS है और यहाँ से IZ यहाँ चलेगी तो ये लोड में करंट जाएगी IL, ठीक है। तो हमें ये जो IZ है इसकी वैल्यू बतानी है और जीनर के जो आपके जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वो है आपके 15 वोल्ट, मतलब 15 वोल्ट से ऊपर पर ही आपका जीनर डायोड ब्रेकडाउन पे जाएगा, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में है या नहीं है, ठीक है। तो पहले ब्रेकडाउन में है या नहीं है, तो पहले हम आपका अज्यूम करते हैं कि जीनर डायोड आपका रिवर्स बायस में है। जीनर डायोड एट रिवर्स बायस में है, हमने अज्यूम कर लिया। तो रिवर्स बायस में है तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, रिवर्स मतलब हो जाएगा आपका ओपन सर्किट है, जीनर डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा ये। बाकी ये हमारा लोड लगा है यहाँ पर 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम का लोड लगा है। यहाँ से 250 ओम का यहाँ पर एक प्रतिरोध है और यहाँ से जो आपकी वोल्टेज है वो है आपकी 20 वोल्ट। तो पहले हम देखते हैं कि इसके अक्रॉस, क्योंकि यही जो वोल्टेज आएगी और ये जो वोल्टेज आएगी ये दोनों पैरेलल पे है तो बराबर आएगी। तो यहाँ पर से वोल्टेज ऑफ 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगी मेरे भाई, वोल्टेज डिवीजन से करेंगे VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल, क्योंकि सीरीज सर्किट बनना है। तो वो क्या आ जाएगी, सप्लाई वोल्टेज है 20 इंटू कहाँ निकालनी है 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम अपॉन 1 किलो 1000 प्लस 250 क्या हो जाएगा 1250। तो 1250 और ये हम इसको सॉल्व करेंगे
तो वोल्टेज 1 ओम के अक्रॉस कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे 16 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आ गई वो आ गई 16 वोल्ट। देखिए 15 वोल्ट में आज तक का ये रिवर्स बायस पे कर रहा था, उसके बाद ये आपका यहाँ पर 15 वोल्टेज जो थी वो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज थी, मतलब 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट है, मतलब 16 वोल्ट आ रही, मतलब ये आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करेगा। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन पे काम कर रहा है। तो ये कैसे करेगा काम, एज आ यहाँ पर ये आपका रिवर्स वोल्टेज में आपका एज आ वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे काम करेगा। तो देखिए इसको आगे पर सॉल्व करता हूँ मैं आपको, आगे पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे पहले जो आई जेड करंट है जो हमें निकालनी है। आई जेड करंट मतलब जो करंट थ्रू द जीना डायोड, ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए निकालने के लिए हम इस आपका जो पॉइंट था इसमें हम KVL लगाते हैं, KCL लगाते हैं। इनकमिंग करंट IS किसके बराबर होगी, आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। इनकमिंग करंट जो हमारी IS है सप्लाई करंट, वो आपकी जीनर करंट IZ प्लस लोड में जो करंट है IL के बराबर होगी। यहाँ से हमें जीनर करंट निकालनी है IZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोर्स में से लोड की हम माइनस कर देंगे करंट, वही हमारी जीनर करंट आएगी। ठीक है, तो सोर्स में जो हमारी करंट है, पहले हम सोर्स की करंट को यहाँ पर निकालेंगे कितनी आई है, उसके बाद हम यहाँ पर से जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर से हमारी सोर्स की करंट क्या आएगी IS, सोर्स की करंट आएगी, तो सोर्स में जो हमारा वोल्टेज है 20 माइनस जो जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 15, 20 माइनस 15 और उनके बीच का प्रतिरोध क्या है आपका 250, 20 माइनस 15 अपॉन 250, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर हमारी करंट आ गई इधर। तो देखिए यहाँ से IS की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बाकी हमें क्या दिया है, ठीक है, यहाँ से 20 मिली एम्पियर की करंट आ रही है। देखिए 20 एम्पियर की यहाँ आ रही है, तो देखिए लोड में कितनी जाएगी, यहाँ पर मैं लोड की करंट भी निकाल देते हैं। जो हमारी लोड में करंट जाएगी वो यहाँ पर से कितनी जाएगी, वो जाएगी आपकी 15 मिली एम्पियर, क्योंकि डायोड की जो अक्रॉस जो यहाँ पर है वो 15 वोल्ट है। क्योंकि यहाँ पर IZ की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, VZ अपॉन RZ, जिसका प्रतिरोध है 15 वोल्ट है और ये 1 ओम है, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 मिली एम्पियर, वही आपकी लोड के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी IL। तो IZ निकालेंगे, IZ क्या करेंगे हम, सोर्स से लोड को माइनस करेंगे। सोर्स है आपका 20 मिली एम्पियर और लोड है 15 मिली एम्पियर, तो 20 माइनस 15 क्या आ जाएगा 5 मिली एम्पियर हमारी जीनर डायोड की करंट आ गई। 5 मिली एम्पियर इज द आंसर। तो आंसर आ गया आपका आंसर नंबर B, 5 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द फिगर गिवन बिलो इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ विच ट्रांजिस्टर। तो ये किस ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इससे दिखाता हूँ। देखिए जो यहाँ पर दिया, ये देखिए ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है आपका B। ठीक है, मतलब जिसमें आपका C, E और B 3 पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए ये हमारा पॉइंट है C कलेक्टर, ये है हमारा इमीटर और ये है बेस। तो कलेक्टर, इमीटर और बेस किस में होता है, ये हमारा होता है BJT पर। BJT आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं, आपका कौन सा, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, इमीटर, बेस, कलेक्टर हमारे 3 टर्मिनल होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है BJT। और देखिए यहाँ पर ये है VCE, मतलब आपका इमीटर को कॉमन कर रखा है, तो एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है किसका, BJT का। इट इज़ अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT एंड BJT इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो आंसर तो उसका हो जाएगा BJT। ठीक है, बाकी आपको BJT का मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन भी वो दिखा देता हूँ क्या कैसा होता है। तो देखिए BJT को हम दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, ये हमारा जो होता है ये होता है आपका BJT। ये हमारा, माना इसको मैं बेस दिखा देता हूँ, ये हमारा कलेक्टर है और एक इमीटर है। ठीक है, जब हमारा इमीटर कॉमन होता है किसके बीच में, ये आपका सोर्स साइड है, ठीक है, इनपुट साइड और आउटपुट के बीच में जब हमारा, तो वो आपका ये कॉमन होता है इमीटर, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर आपका बेस कॉमन होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉमन बेस। तो देखिए कॉमन बेस के लिए ऐसे बनाते हैं हम ये। तो देखिए यहाँ पर जो बेस है
बेस आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन होता है। ये आपका बेस टर्मिनल है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, तो ये आपका होगा कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, जिसमें आपका इमीटर कॉमन होता है। तो देखिए हम यहाँ पर हम लोग इसको कैसे कैसे दिखाएंगे कॉमन इमीटर के लिए। ये देखिए यहाँ पर से मैंने यहाँ ई ले लिया है, ये बी और ये सी। तो देखिए यहाँ पर कॉमन इमीटर मतलब यहाँ पर हम इनपुट देते हैं इधर पर और आउटपुट देते हैं यहाँ से, तो ये जो हमारा होता है ये आपका इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट होता है। तो हम आपके बीजेटी को 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो देखिए इसके हमारे जो कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर है, इनके पैरामीटर होते हैं। ये कितने बार एग्जाम में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनको याद करना। बाकी हम कॉमन इमीटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम आपका बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पर मोस्ट सूटेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका किसी भी टाइप के आपके कॉन्फ़िगरेशन में। क्योंकि जो इसका हमारा होता है, एक तो पहला ये आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट से क्या होगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट अगर ये प्रोवाइड करता है तो हम इसको हम एज अ यूज़ करते हैं। कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो देखिए मैंने पहला एक मिनट मैंने ले लिया पहला कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, देन कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पैरामीटर देखने क्या होंगे वो नीचे लिखता हूँ। पैरामीटर हम पहले देखेंगे आपका करंट गेन को लिखते हैं ए आई हमारा करंट गेन होता है। ए बी होता है हमारा वोल्टेज गेन, इनपुट प्रतिरोध आर इन और आउटपुट प्रतिरोध आर नॉट, और इसके अलावा फेज आउट मतलब कितने डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है फेज आउट। तो ठीक है, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये आप टेबल याद कर लीजिएगा, इससे आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं बीजेटी के रिगार्डिंग। तो इससे आपको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग होंगे। तो देखिए हम आपको कॉमन इमीटर का यूज़ इसलिए करते हैं, कॉमन इमीटर में आपका जो करंट गेन है वो हाई होता है, करंट गेन हाई और वोल्टेज गेन भी हाई होता है। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं और ये आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करने के कारण ही हम इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। बाकी इसका इनपुट प्रतिरोध और आउटपुट प्रतिरोध मीडियम होता है, मीडियम या मॉडरेट। ठीक है, और आपका कॉमन कलेक्टर को याद कर लीजिए तो आपका कॉमन बेस अपने आप याद हो जाएगा। कॉमन कलेक्टर का जो होता है करंट गेन वो हाई होता है और इसका आपका जो आपका वोल्टेज गेन है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, आप इसी का उल्टा यहाँ होगा, कॉमन बेस में आपका करंट गेन हो जाएगा लो और आपका वोल्टेज गेन हो जाएगा हाई। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका इनपुट का प्रतिरोध होता है हाई, इनपुट का हाई है तो आउटपुट का लो हो जाएगा, और यहाँ इसका उल्टा इनपुट का लो आउटपुट का हाई। ठीक है, इसके अलावा ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये है तो क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लोकेटेड इन क्वेश्चन पॉइंट, मतलब क्यू पॉइंट में हमारे आपके कौन से पॉइंट लोकेटेड होते हैं। देखिए जो हमारा क्यू पॉइंट बनता है, इससे दिखाता हूँ, वो बनता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर से हम बनाते हैं क्यू पॉइंट। अब देखिए वो हम कैसे आपका करते हैं। क्यू पॉइंट बनाने के लिए वो किस में बनता है, आपका क्यू पॉइंट बनता है आपका वोल्टेज है आपकी जो आपकी कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज और आपके कलेक्टर करंट के बीच में जो हमारा ग्राफ होता है उसके बीच में हमारा ये बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर ग्राफ आता है आईसी और वीसी का, वो आता है कुछ इस टाइप से, ये तो ये हमारा इसका ग्राफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होता है, तो ग्राफ में हम यहाँ पर 2 लाइनें आपका दिखाते हैं। 2 लाइन कौन सी, एक हमारी होती है आपकी एसी लोड लाइन और एक होती है डीसी लोड लाइन। जो एसी लोड लाइन होती है वो ज़्यादा स्टीप होती है, मतलब उसका ढाल ज़्यादा होता है। ये जो मैंने इस कलर से बनाई है ये है हमारी एसी लोड लाइन। ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूँ मैं आपको, कौन सी लाइन है, ये है एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन। ठीक है, ये एसी लोड लाइन है। और डीसी लोड लाइन जो होती है वो आपके क्या होते हैं, वो इसके एसी लोड लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट होती है और जो इसका स्लोप है वो कम होता है, मतलब इसका डाउनवर्ड स्लोप क्या होता है, कम होता है। तो ये देखिए जस्ट अ मिनट, ये तो ये देखिए
ये आती है इस टाइप से ये। तो ये जो हमारी लाइन है ये आपकी है डीसी लोड लाइन। एक हमारी एसी लोड लाइन होती है, एक हमारी होती है डीसी लोड लाइन। तो ये जो लाइन जहाँ पर मिलती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्यू पॉइंट। इट इज़ अ क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट मतलब जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट में क्या हम निकालते हैं, आईसी, जो आपका करंट थ्रू कलेक्टर है, और आपका वोल्टेज आपका वीसी। तो आईसी और वीसी को बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। आईसी और वीसी के बीच में जो बताता है वो होता है आपका क्यू पॉइंट। देखिए क्यू पॉइंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर कलेक्टर करंट होती है, कलेक्टर करंट जो होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारी क्या होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट या आपकी लीकेज करंट इंक्रीज़ होती है। लीकेज करंट इंक्रीज़ होने से हमारा यहाँ पर से आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ होने से यहाँ पर हीट इसमें ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये आपका अनस्टेबल हो जाता है। तो हम ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहाँ पर आपका ये जो आपका क्यू पॉइंट एरिया है, यहाँ पर आपका जो आपका बीजेटी है वो आपका परफेक्टली काम करता है। इसलिए हम यहाँ पर क्यू पॉइंट ढूंढते हैं। क्यू पॉइंट क्यों ढूंढते हैं, ताकि हम यहाँ पर आईसी और वीसी की जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ले आए। जो आपका यहाँ पर वीसी की वैल्यू होती है, वीसीई की वैल्यू होती है, वो आपकी होती है वीसीसी, कलेक्टर टू कलेक्टर करंट की हाफ। ठीक है, एज अ सेफ ऑपरेटिंग जोन के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला दिया है इन अ एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल्स हैं। सेकंड दिया है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। थर्ड दिया है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द होल्स। फोर्थ दिया है इमीटर अलाउड डायरेक्शन। इमीटर एरो जो होता है वो आपका शो करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, एनपीएन। तो एनपीएन मतलब इस टाइप का बनेगा, ये तीन इसमें होंगे यहाँ पर एन, पी और एन। ठीक है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम इनको टुगेदर मिला के बनाते हैं तो ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इमीटर, ये है आपका बेस और कलेक्टर। ठीक है, इमीटर और कलेक्टर के बीच में जो हम यहाँ पर बैटरी यूज़ करते हैं वो होती है आपकी VEB, इमीटर टू बेस। और आपकी जो बेस और कलेक्टर के बीच में करते हैं हम वो क्या करेंगे, हम आपका VCB, कलेक्टर टू बेस। ठीक है, तो इसमें देखिए एन टाइप में क्या होता है, हमारा एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एक टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या मिलाते हैं, प्योर में जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, प्योर में मतलब हमारा जो सिलिकॉन है जो प्योर है उसमें पेंटावैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसको ऐड करते हैं। ये 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर हमारा ये 4 इसकी वैलेंसी होती है आपके सिलिकॉन की और 5 इसकी वैलेंसी है। एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल बच जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होता है। मतलब इस केस में एन टाइप में हमारे क्या होते हैं, मेजोरिटी हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन मेजोरिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पहला दिया है मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर होल, नहीं होल तो नहीं होते, तो पहला ही हो जाएगा गलत, तो यही आंसर है। अगला दिया है हमारा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द होल्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो आपकी ग्रेटर देन होती है आपकी होल्स की मोबिलिटी से। ठीक है, ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो आपकी होती है 1300 वोल्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपकी और आपकी होल्स की होती है 500 वोल्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी मोबिलिटी होती है, मतलब मोबिलिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। बाकी इमीटर जो शो करता है वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन फ्लो। तो देखिए जैसे यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, तो ये देखिए यहाँ से बेस है, ये कलेक्टर और इमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए जो एरो शो करता है ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है कन्वेंशनली। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बस यही गलत है क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी में आपके
इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इन अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, मतलब एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर का क्या होता है। मैं फिर एक बार दोबारा आपको कहता हूँ कि क्या होता है करके, क्योंकि ये बार बार हमें पास आता है तो इसको याद होना चाहिए हमारा। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर कर देते हैं पहले वाले को, फिर कॉमन कलेक्टर, ठीक है। और इनके बीच में मैंने टेबल बनाई थी, यहाँ भी टेबल बनाता हूँ। बस इसमें थोड़ा टेबल में मैं आपको बाकी चीज़ भी समझा दूंगा जो इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से 4 चीज़ों के लिए बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे इसमें, पहले हम देखेंगे हम इसमें जब हमारा कॉमन बेस है, कॉमन बेस में हम इनपुट करंट किसको देते हैं, इनपुट करंट किसको देंगे और आउटपुट करंट किससे लेंगे, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, करंट गेन और हमारा वोल्टेज गेन, ठीक है। वीजी लिखते हैं वोल्टेज गेन। तो देखिए कॉमन बेस है, मतलब बेस को कॉमन कर रखा है। बेस कॉमन करने पर हम जो इनपुट देते हैं, इनपुट करंट कहाँ देते हैं, इमीटर में। तो आई ई इसमें हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं हम। आपका बेस कॉमन है तो आउटपुट लेंगे हम कलेक्टर पर, आई सी। तो और जो हमारा करंट गेन होता है कॉमन बेस के टाइम में वो होता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा हो जाएगा आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है आपका आई सी में हमारा आउटपुट मिल रहा है और इनपुट है आपका, इनपुट किसमें दिया हमने, आई ई। तो ये हमारा करंट गेन होता है आपका अल्फा इन केस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। और कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो आपका वोल्टेज गेन है ये मैंने बताया था पहले भी, मॉडरेट या मीडियम लेवल का होता है। आगे कॉमन इमीटर, मतलब जिसमें इमीटर कॉमन है तो हम जो इनपुट देते हैं वो बेस के थ्रू देते हैं, बेस करंट, और आउटपुट लेते हैं हम क्या, कलेक्टर के लिए। इसका जो हमारा करंट गेन होता है उसको हम दिखाते हैं बीटा से। बीटा किसके बराबर होगा, बीटा हो जाएगा आपका आउटपुट हमारा आई सी, आउटपुट के कलेक्टर से ले रहे हैं, और इनपुट है आपका आई बी बेस से। बाकी इसका भी मॉडरेट होता है वोल्टेज गेन। बाकी कॉमन कलेक्टर की बात करें, कॉमन कलेक्टर मतलब कलेक्टर कॉमन है, तो हम इसमें जो इनपुट देते हैं वो बेस में देते हैं, बाकी आउटपुट हम लेते हैं हम इमीटर से, ठीक है। इसका जो हमारा आपका करंट गेन होता है उसको हम गामा से दिखाते हैं। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, इमीटर से, और इनपुट दे रहे हैं हम बेस से, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक और फार्मूला, गामा होता है 1 + बीटा, ये भी फार्मूला होता है गामा का। और बाकी इसका होता है लेस, बहुत लो, मतलब लेस देन 1, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, वोल्टेज गेन पूछा है। तो वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर का, देखिए कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है। तो ये लेस देन 1 आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये टेबल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन थोड़ा ये डायग्राम बेस मिला है। इसमें दिया है फॉर अ गिवन नेटवर्क इन द फिगर फाइंड द वर्किंग मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किस मोड में काम कर रहा है ये हमें इसमें बताना है। पहला दिया है आपका कट ऑफ मोड, सेकेंड है सैचुरेशन मोड, थर्ड दिया है इन्वर्टेड मोड, और फोर्थ दिया है एक्टिव मोड। तो देखिए यहाँ पर मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हमारा सैचुरेशन मोड होता है, जब हमारा आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम करता है तो उस टाइम क्या होता है, सैचुरेशन मोड में जब हम काम करेगा तब इसके दोनों जंक्शन, बोथ जंक्शन हमारे क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, ठीक है। इसमें हमारे दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं। और आपका कट ऑफ के टाइम में क्या होगा, जब हमारा कट ऑफ होगा, कट ऑफ के केस में हमारे दोनों रिवर्स बायस में होंगे, ठीक है। एक्टिव के केस में जब हमारा एक्टिव के जैसे काम करेगा तो हमारा जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस होगा और आपका कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। और एक और होता है आपका इन्वर्स एक्टिव मोड या इन्वर्टेड मोड भी बोलते हैं, हमें आईए मोड लिख दिया। इसमें क्या होगा, इमीटर बेस जो होता है आपका ये होता है आरबी रिवर्स बायस, और कलेक्टर बेस होता है आपका एफबी मतलब फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये इसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पर हमें वीसीसी दिया है आपका 0.9 वोल्ट, आपका आरसी की वैल्यू दिया है 2 ओम, बीटा दिया है, मतलब बीटा मतलब क्या हो गया, आपका करंट गेन हो गया कॉमन इमीटर के टाइम में, वो दिया आपका 50, आरबी की वैल्यू दिया है 30 किलो ओम। तो हमें यहाँ पर पहचाने किस मोड पर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग करते गए, सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा ये आपका बीजेटी सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अज्यूम कि हमारा दोनों फॉरवर्ड में है, तब हम इसको अज्यूम करते हैं कि हमारा बीजेटी वर्क ऑन सैचुरेशन मोड। तो बीजेटी किस में है आपका, सैचुरेशन मोड में हमारा काम कर रहा है, ठीक है मेरे भाई।
बीजेटी अगर सैचुरेशन में काम कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, आपका जो वोल्टेज है, आपका वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू एमीटर वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 0.2 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, 0.2 वोल्ट हमारी VCE की वैल्यू होनी चाहिए कलेक्टर टू इमीटर। ये कलेक्टर और ये इमीटर, इसके बीच की जो वोल्टेज है VCE, ये आपकी 0.2 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें कहा है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, ये इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर IC सेट, मतलब आपकी जो कलेक्टर करंट है उसके सैचुरेशन लेवल, मतलब सैचुरेशन कलेक्टर करंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं नीचे पर दिखाता हूँ इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये देखिए, पहला काम हम पहले देखते हैं कि बीजेटी हमारे सैचुरेशन में है। सेकेंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर से IC सेट की जो वैल्यू निकालते हैं उससे हम निकालते हैं, फिर हम करेंगे IB बेस करंट की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। IB मिनिमम होती है हमारी IC सेट, जो हमने कलेक्टर करंट की सैचुरेशन में वैल्यू निकाली है, ये IC सेट, इसको हम करते हैं अपॉन बीटा से हम डिवाइड करते हैं। बीटा क्या है हमारा, ये आपका कॉमन इमीटर के टाइम में जो आपका करंट गेन है वो। ठीक है, अब इसको निकालने के बाद हम अगला काम क्या करते हैं, हम बीटा की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बीटा की एक्चुअल लिखता हूँ, बीटा एक्चुअल ACT, इसकी हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे, जो हमें डायग्राम दिया उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद चौथा काम जो हमारा होता है, फोर्थ काम हम लोग को करते हैं, वो हम करते हैं जो हमारी IB की वैल्यू जो आई है, जो एक्चुअल IB की वैल्यू आई है, उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो हमारी ज़्यादा आई है IB मिनिमम की वैल्यू, ठीक है, IB मिनिमम की वैल्यू इससे अगर हमारी ज़्यादा आई है, तब हमारा ये सैचुरेशन मोड में होगा, सैचुरेशन मोड। और अगर यहाँ पर हमारी IB मिन की वैल्यू IB की वैल्यू सॉरी लेस देन हो जाएगी IB मिनिमम की वैल्यू से, तो हमारा ये एक्टिव मोड में होता है। ठीक है, तो ये हमारे एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड पहचानने के नियम है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको नीचे डायग्राम एक बार दोबारा से ड्रॉ करके दिखा दूंगा। देखिए, कॉमन इमीटर है, बीटा 50 है, 2 और 300 और 9। ठीक है, इसको मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या था हमारा, सबसे पहले हमारा 2 किलो ओम का यहाँ पर लगा हुआ था कलेक्टर करंट में RC की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा डायग्राम इस टाइप का था, कॉमन इमीटर कॉमन था और ये हमारा बेस था। ठीक है, बेस के अंदर हमारा एक प्रतिरोध लगा था RB ये, और यहाँ से VCC जो हमारी सप्लाई की वोल्टेज थी वो थी हमारी 9 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज हमें 9 वोल्ट दी है। ये हमारा RC था, ये हमारा RB है, बाकी ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये था ऐसा बना हुआ था। और यहाँ से ये इमीटर था, ये बेस और ये कलेक्टर, ये नहीं भी था तो मैंने बना दिया है, क्योंकि बेस और इमीटर के बीच में हमारी करंट फ्लो होती है ऐसे। तो देखिए, इसकी जो वैल्यू थी ये थी 2 किलो ओम, और इसकी थी आपकी RB की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो होती है आपकी 300 किलो ओम। ठीक है, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये मैंने डायग्राम यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम क्या करेंगे, VB जो आपकी वोल्टेज है आपके बेस और इमीटर के बीच में, वो कितनी होती है 0.7 वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ये VBE, ये देखिए ये जो वोल्टेज है ये है आपका VBE, इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.7 वोल्ट। ठीक है मेरे भाई, और इसके अलावा VC सेट कलेक्टर वोल्टेज के सैचुरेशन के टाइम में वोल्टेज कितनी होगी 0.2 वोल्ट। ठीक है, 0.2 वोल्ट। ये VCE ये है हमारी 0.2 वोल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम था IC सैचुरेशन की वो वैल्यू निकालना। ठीक है, IC सेट की वैल्यू निकालना, जो मैंने पहला स्टेप था, IC सेट की वैल्यू निकालना। IC सेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें IC सेट की वैल्यू, अगर यहाँ पर हम KVL लगाते हैं, किस में लगाएंगे हम, इसमें, ये वाला जो लूप है ये। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करा, ऐसे 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 करके नीचे आए। तो देखिए सबसे पहले वोल्टेज क्या है 9 वोल्ट, हमें करंट निकालनी है, तो वोल्टेज डिफरेंस 9 वोल्ट और यहाँ पर है आपका 0.2 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा 9 वोल्ट, मतलब जो आपके VCC की वैल्यू है वो VCC माइनस VCE सैचुरेशन के टाइम में, VCE सेट अपॉन जितना प्रतिरोध लगा, प्रतिरोध क्या है ये RC है। ठीक है, उसको लिख दिया यहाँ पर RC। बस इसकी वैल्यू अब हम यहाँ से पुट कर करते हैं।
देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ सॉल्व। तो VC की जो वैल्यू है VCC वो है आपकी 9 वोल्ट, 9 माइनस आपका सेचुरेशन की वैल्यू 0.2 वोल्ट, 0.2, और ये आपका नीचे कितना था 2 किलो ओम, 2 किलो ओम मतलब 2000 ओम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.4, बाकी किलो है नीचे, ऊपर जाके मिली बन जाएगा, तो 4.4 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हमारी IC सेट की वैल्यू आ गई। अब देखिए पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर से अब हम IB मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, मतलब IB मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे इसके थ्रू। IB मिनिमम की वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है IC सेट मतलब कलेक्टर करंट एट सेचुरेशन अपॉन बीटा। ठीक है, IC सेट की वैल्यू निकाली मैंने 4.4, और बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू थी 50, लिखा नहीं है ऊपर पर डायग्राम में था, बीटा की वैल्यू थी 50। ठीक है, तो इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो इसको जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.088 मिली एम्पियर। तो यहाँ से देखिए हमने IC सेट की वैल्यू निकाली, उससे हमने IB मिनिमम की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, अब हम IB की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे सर्किट के थ्रू। देखिए ये है सर्किट, इसमें देखिए IB की एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं हम, इस कलर से निकाल लेते हैं, ये वाले से। देखिए तो यहाँ पर जो हमारी करंट आएगी वो आएगी IB, ये जो करंट फ्लो होगी ये होगी हमारी IB करंट फ्लो होगी, बेस में जो करंट फ्लो होगी IB। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज आपका VCC, ये माइनस VBE अपॉन जो प्रतिरोध लगाइए। ठीक है, करंट निकालने का क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन RB। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, IB की वैल्यू निकालेंगे। IB क्या आ जाएगी, IB की वैल्यू आ जाएगी VCC, क्या है वो 9 वोल्ट, लिख देता हूँ चलो, VCC माइनस VBE अपॉन RB। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, VCC की है 9 वोल्ट, आपकी VBE जो आपका बेस टू इमीटर है उसकी 0.7 वोल्ट, और आपकी इसकी वैल्यू है 30 किलो ओम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0276 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आप, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए यहाँ से देखिए IB की वैल्यू आई ये, और IB एक्चुअल की वैल्यू आई ये, और IB मिनिमम की वैल्यू आई ये। तो यहाँ से देखिए जो IB की वैल्यू है वो आपकी लेस देन है IB मिनिमम की, मतलब IB मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। IB मिनिमम की वैल्यू अगर IB एक्चुअल से ज़्यादा हो जाती है तो एक किस केस में काम करता है, ये करता है एज एक्टिव मोड में हमारा काम करता है। ठीक है, वर्क ऑन एक्टिव मोड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्टिव मोड, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू से। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई भी थी आपको, ये देखिए अगर IB मिनिमम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी IB से तो एक्चुअल मोड में काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, एक्टिव मोड में हमारा काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन बेस का ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें IB की वैल्यू 0.25 मिली एम्पियर है, IE की वैल्यू 1.4 मिली एम्पियर है। तो हमें IC की वैल्यू बतानी है। देखिए क्या है, कॉमन बेस है, कॉमन बेस में हम क्या जानते हैं, कॉमन बेस का हमें करंट गेन पता रहता है, करंट गेन अल्फा क्या होता है हमारा IC, मतलब आउटपुट करंट कहाँ पर लेते हैं हम, कलेक्टर में, और इनपुट करंट हम देते हैं इमीटर में। तो ये हमारा अल्फा होता है करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और हमारा IE जो आपका इमीटर करंट होता है वही किसके बराबर होता है, इमीटर करंट होता है आपका कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर। कलेक्टर और बेस में यही आपका करंट इमीटर करंट डिवाइड होती है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या बताना है, यहाँ से हमें बताना है कलेक्टर करंट बताना है IC। तो IC निकालेंगे क्या हो जाएगा, IE इमीटर करंट माइनस IB बेस करंट। ठीक है, तो इमीटर करंट क्या है हमारी, इमीटर करंट है 1.4 मिली एम्पियर और बेस करंट है 0.25। तो 1.4 में आपका 0.25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.15, और मिली में चल रहा है तो मिली एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.15 मिली एम्पियर, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ BJT कॉन्फ़िगरेशन मेंशन इन द गिवन फिगर। जो आपका ये फिगर दिखाया गया है इसमें आपका किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस,
कॉमन इमीटर, कॉमन बेस या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये कलेक्टर टर्मिनल है ये आपका यहाँ भी कॉमन है इनपुट में और आउटपुट में भी कॉमन है। तो ये कॉमन कलेक्टर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। तो कॉमन कलेक्टर में ये देखिए, तो ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो हमारा ये है हम इसको करते हैं कॉमन, मतलब ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा और ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा ये, ठीक है। इनपुट हम देते हैं आपका बेस के थ्रू और आउटपुट लेते हैं हम इमीटर के थ्रू जब हमारा कॉमन कलेक्टर मोड होता है। तो ये है आपका कॉमन कलेक्टर मोड, ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जो हमारा आपका ये जो हमारे बीजेटी है ये आपका कैसे काम करता है। बीजेटी आपका 4 मोड में काम करता है, एक कट ऑफ मोड, एक एक्टिव मोड, एक रिवर्स एक्टिव मोड और एक सैचुरेशन मोड, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द बीजेटी हैज़ टू वर्क एज एन एम्पलीफायर के जैसे काम कराना है तो वो आपका हैज़ टू वर्क, तो किस रीजन में काम करेगा वो, सैचुरेशन, एक्टिव, स्पेस रीजन या कट ऑफ रीजन। तो देखिए इसकी मैं एक बार टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए हमारा जो बीजेटी है वो मैंने अभी बताया इसी पिछले क्वेश्चन में, वो हमारा 4 रीजन में काम करता है, ठीक है। तो हमें वो 4 जो जोन है उसमें हम देखना पड़ता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में किस टाइप से ये हमारा काम करेगा। तो मैं ये वाली डायग्राम के थ्रू, ये जो आपकी टेबल है इसके थ्रू आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ये काम करता है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर जो हम पहले हम कौन सा मोड ले लें, आपका इमीटर और बेस ले लेते हैं। पहला जो इमीटर और बेस है ईवी, और दूसरा आ गया कलेक्टर बेस, ये आपका जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन, ये आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है। और एप्लीकेशन मतलब किसके जैसे काम करेगा, ऐसा स्विच करेगा या क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन लिख देता हूँ। बाकी यहाँ पर आ जाएगा मोड, किस मोड पे काम करेगा। देखिए हमारा जब आपका इमीटर टू बेस जंक्शन आपका होगा आरबी, मतलब तभी काम करेगा आपका कट ऑफ में। रिवर्स बायस के टाइम में जो हमारा यहाँ पर इमीटर बेस जंक्शन अगर यहाँ पर रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है तो हमारा कट ऑफ मोड में काम करेगा। कट ऑफ मोड में एज अ ऑफ स्विच हमारा ये काम करता है, ठीक है। कट ऑफ मोड मतलब हमारे ऑफ स्विच की जैसे ये काम करेगा। हमारा नेक्स्ट जो मोड होता है वो होता है आपका एक्टिव मोड, जो हमसे यहाँ पर पूछा है। एक्टिव मोड में क्या होता है, हमारा इमीटर बेस जो करता है वो फॉरवर्ड बायस में और आपका कलेक्टर बेस करता है रिवर्स बायस में, ठीक है। तब ये हमारा क्या करेगा, एज अ एम्पलीफायर, मतलब इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम आएगा। ट्रांजिस्टर का काम होता है आपका सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ठीक है। वो इसका ये वाला फंक्शन है आपका एक्टिव मोड पर। अगला आता है आपका रिवर्स एक्टिव मोड। रिवर्स एक्टिव, इसको हम ऐसे यूज़ तो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कितने बार एग्जाम में आ रखा है। तो यहाँ पर इमीटर बेस जंक्शन होता है आरबी और आपका कलेक्टर बेस जंक्शन होता है एफबी, फॉरवर्ड बायस। ये हमारा एटोनुएट करता है सिग्नल को, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एम्पलीफायर का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो बीजेटी का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि सिग्नल को एम्पलीफाई करे, ना कि एटोनुएट करे। एटोनुएट मतलब कम करना, ठीक है। अगला जो हमारा चौथा इसका काम होता है, चौथा जोन होता है वो होता है सैचुरेशन जोन। सेट जोन लिख दिया, सैचुरेशन जोन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका दोनों ही आपके इमीटर बेस जंक्शन और आपके कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस में होते हैं, ठीक है। इस टाइप के ऑन स्विच के जैसे काम करता है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी टेबल बन गई है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है एक्टिव। एक्टिव के लिए यहाँ पर कौन से जोन, नहीं, यहाँ पर आपका एम्पलीफायर के लिए, ये एम्पलीफायर के लिए आपका एक्टिव जोन में काम करेगा। ये आंसर नंबर बी, एक्टिव रीजन पे हमारा काम करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द डैश एरिया इन द ट्रांजिस्टर इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन द कलेक्टर एरिया, ठीक है। कलेक्टर एरिया के तुलना में कौन सा एरिया हमारा इसमें कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इससे दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं आप यहाँ पर इसका एक डायग्राम बना दिया मैंने ऐसे। तो देखिए 3 पार्ट कर देता हूँ, ये और ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पहला है, पहले वाले हम इसको बोलते हैं इमीटर, ये हमारा बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। इमीटर जो टर्मिनल है, इमीटर वाला एरिया, इसकी जो आपका एरिया होता है वो सेकंड टाइम होता है आपका लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एरिया होता है हमारे कलेक्टर का।
कलेक्टर का हमारा एरिया सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हमारा इमीटर का, देन सबसे छोटा एरिया होता है आपका बेस का, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ इमीटर एंड आपका एरिया ऑफ बेस के एरिया से बड़ा होता है, ठीक है। इन दोनों से हमारा ये बड़ा रहता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमारा जो आपकी जो विड्थ है वो आपके कलेक्टर वाले की ज़्यादा होगी, किससे, इमीटर से और बेस से, ठीक है। ये आपके एरिया की बात होगी। तो यहाँ पर से किससे बड़ा होता है, आपका बेस से बड़ा होता है। मतलब इसका दिया है कि आपका डैश एरिया इज इन ट्रांजिस्टर इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन कलेक्टर एरिया। कलेक्टर एरिया से छोटा कौन सा होता है, आपका होता है इमीटर वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाला एरिया भी दिया होता है हम इसको भी लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम डोपिंग की बात करें, एक और क्वेश्चन आता है डोपिंग के बारे में कि किस में हम डोपिंग ज़्यादा करते हैं। तो जो देखिए हमारा इमीटर टर्मिनल होता है, इमीटर टर्मिनल में डोपिंग ज़्यादा होती है, देन कलेक्टर टर्मिनल में डोपिंग होती है, देन सबसे कम डोपिंग होती है हमारे बेस टर्मिनल में। तो अगर हम डोपिंग वाइज देखें, मतलब इम्प्योरिटी किस में मिली है, सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी मिली रहती है आपकी इमीटर टर्मिनल पर, फिर आपके कलेक्टर पर, फिर आपके बेस पर। क्योंकि आपका इमीटर का काम जो होता है वो होता है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को आपका फ्लो कराना। तो हम इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए यहाँ पर हम ज़्यादा इम्प्योरिटी फ्लो मिलाते हैं। देन आपका कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करना। तो इसमें आपका एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर इमीटर कम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और बेस का तो काम सिर्फ आपका मॉड्यूलेशन करना है, आपका करंट को कंट्रोल करना है, इसलिए हम यहाँ पर कम यहाँ पर ये मिलाते हैं। बाकी एक और क्वेश्चन आता है कि हम इसका एरिया ज़्यादा क्यों लेते हैं। इसका जो आपका कलेक्टर का है, कलेक्टर का एरिया ज़्यादा लेने का ये काम ये है क्योंकि जब हमारे यहाँ पर जो हमारी करंट आती है आई सी कलेक्टर करंट, ये आपकी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो आईसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी नो लोड का करंट या फिर आपकी जो आपके यहाँ पर आपके जीरो सीक्वेंस करंट बोल सकते हो, आपको नो लोड के टाइम पर ये करंट बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट इन केस ऑफ आपका बीजेटी, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू बढ़ जाती है। आई नॉट की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, हमारे यहाँ पर आईसी की वैल्यू बढ़ जाती है। आईसी की वैल्यू कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसके कारण यहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो हीट को डिसिपेट करने के लिए हम ज़्यादा एरिया का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी प्रिफर द कलेक्टर एरिया एज लार्जर इन बीजेटी एज कम्पेयर टू इमीटर एंड बेस एरिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया इन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर द इमीटर करंट इज 2 times लार्जर देन द कलेक्टर करंट इफ द इमीटर करंट इज 25 मिली एम्पियर, फाइंड द बेस करंट। तो हमें बेस करंट बताने क्या है, क्या होगी। देखिए क्या दिया है हमारा इमीटर करंट जो है, इमीटर करंट क्या है हमारी 2 times है किसके, आपके कलेक्टर करंट के, ठीक है। बाकी इमीटर करंट की वैल्यू दी है आई, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारी 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, और हमें आई बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये हमें से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता है, जो अल्फा होता है कॉमन बेस के टाइम में करंट गेन, वो होता है आई से। आउटपुट हम कलेक्टर करंट में लेते हैं और इनपुट हम आई ई को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 0.5, मतलब कॉमन बेस में आपके करंट गेन की वैल्यू हमारी 0.5 है। और हमें अल्फा बीटा के बीच में जो आपका वो होता है आपके फॉर्मूले, वो याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका बीटा जो होता है हमारा, बीटा आपका कॉमन इमीटर के टाइम में जो करंट गेन है, बीटा क्या होता है आपका अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इससे हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी 0.5 अपॉन 1 - 0.5, तो ये 0.5 अपॉन 0.5 मतलब ये क्या आ गया 1। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता है, इमीटर करंट आई ई किसके बराबर होती है, ये आपकी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होती है, आई बी प्लस आई सी, ठीक है। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, इसको हम बेस करंट को आई बी लिखते हैं और कलेक्टर करंट को क्या लिख सकते हैं, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से आई बी को कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा 1 + बीटा इंटू आई बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इसका फॉर्मूला बना है आई ई का। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हमें बेस करंट निकालने, ये आई बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखिए इसको लिखता हूँ दोबारा, आई ई जो है, आई ई कितने किसके बराबर हो गया 1 + बीटा
अपॉन आई बी। यहाँ से हमें बेस करंट ये निकालनी है आई बी, तो आई बी किसके बराबर हो जाएगी, आई बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा आई ई इमीटर करंट अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो इमीटर करंट कितनी दी है भाई, इमीटर करंट हमें दी है 25 मिली एम्पियर, इमीटर करंट है 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, और ये है आपका 1, बीटा की वैल्यू भी है आपकी 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 25/2 मतलब 12.5, 12.5 मिली एम्पियर। तो जो बेस करंट आई है वो आई है 12.5 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, 12.5 मिली एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।